नमस्कार दोस्तों। प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिरुद्ध सिंह कविया आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। हम राज्यपाल पद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य की किसमें निहित होती है इसके बारे में जानने का प्रयास किया था। हमने राज्यपाल की योग्यताएं देखी थी, राज्यपाल की कुछ शक्तियां जो होती हैं वो उसके बारे में जानने का प्रयास किया था। राजस्थान के बारे में राज्यपाल के कुछ तथ्य थे जो हमने कल देखे थे पिछले वीडियो में। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम राज्यपाल पद के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्यपाल पद का क्या महत्व, उसके पास क्या शक्तियां हैं, और राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक बातें जो हैं उसके बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, एक जानकारी। 16 अप्रैल को प्रिंस कॉलेज सीकर की तरफ से आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है। उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 12th की है या जो नॉर्मल बीएससी या बीए के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सच एज आईएएस और आरएस की तैयारी भी करना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मली 3 साल हम जब बीए करते हैं वो सामान्य डिग्री के लिए होते हैं। ठीक है, उसमें कंपटीशन की तैयारी वाला कोई एंगल शामिल नहीं होता नॉर्मल बीए के अंदर। लेकिन एक ऐसा अवसर प्रिंस कॉलेज के द्वारा, एक ऐसा प्रोग्राम प्रिंस कॉलेज के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें उन बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है जो कॉलेज के 3 सालों के साथ साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना है, इट इज ए स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। प्रिंस कॉलेज सीकर की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन है 16 अप्रैल को, उसमें वो अपीयर हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आई सेड इट टाइम एंड अगेन, प्रश्न को 2 बार पढ़ना है। ठीक है, सवाल पूछ क्या रहा है ये जानने की सबसे पहले कोशिश करनी है। तो यहां पे हमारा सवाल पूछ रहा है कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में तक कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है ना, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और नॉट करेक्ट। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। ठीक है, पूरे स्टेटमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे सामने। पहला, राज्यपाल की बात हो रही है। दूसरा, धन विधेयक की बात हो रही है, ना कि साधारण विधेयक। 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। ठीक है, तीसरा है आपके पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को वापस लौटा सकता है, यानी कि रिटर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या धन विधेयक को राज्यपाल राज्य की विधानसभा के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल के पास धन विधेयक की क्या क्या शक्तियां होती हैं। बाकी स्टेटमेंट वापस आके देखेंगे उसको। 2 प्रकार के विधेयक है दोस्तों, साधारण विधेयक और धन विधेयक। ये जो सवाल, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट मुख्यतः राज्यपाल की जो कार्यकारी जो वीटो शक्तियां हैं, ठीक है, जो आपके किसी बिल को अनुमति देना, किसी बिल को अनुमति नहीं देने संबंधी शक्तियां, उनके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो उसी संदर्भ बात करते हैं कि साधारण विधेयक, 2 प्रकार के विधेयक। साधारण विधेयक यदि कोई विधानसभा पास करती है, विधानमंडल में पास होता है, यानी कि यदि एक सदन है किसी राज्य के अंदर तो विधानसभा होगा, 2 सदन है तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। ठीक है, दोनों सदनों से पास होके यदि कोई बिल राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आता है, क्योंकि 2 चीजें होती है, बिल और एक्ट। विधेयक और कानून या अधिनियम। वो दोस्तों, बिल जब तक वो विधानसभा के अंदर है, ठीक है, जब तक विधानसभा में पेश किया गया या विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, तब तक वो बिल रहेगा, तब तक वो विधेयक कहलाएगा। ठीक है, जब वो राज्यपाल के पास आता है और राज्यपाल उसको अनुमति दे देता है, तब वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। जब तक उसको राज्यपाल अनुमति नहीं देता राज्य के संदर्भ में और केंद्र के संदर्भ में, जब संसद द्वारा कोई पारित कानून राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उसको अनुमति देता है केंद्र में, तो वो कानून बनता है। ठीक है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में यह बात जानना जरूरी है कि संसद या राज्य की विधानसभा जब कोई बिल प्रस्तावित होता है, उस बिल को पारित करती है, तब तो वो बिल ही कहलाएगा, विधेयक कहलाएगा। जब राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल उसको अनुमति देता है तो वो कानून बनेगा। तो राज्यपाल के पास ऐसा कोई साधारण विधेयक जब पहुंचता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला, स्वीकृति, कि कोई बिल उसके पास आया है और उसने उस बिल को क्या दे दी, अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी। ठीक है ना, ही गेव हिज एसेंट टू द बिल।
बिल को अपनी परमिशन दे दी कि हाँ अब ये बिल कानून बन सकता है। सेकंड, अस्वीकृति। अस्वीकृति से अर्थात विदहोल्डिंग इज एसेंट, ठीक है, या तो स्वीकृति को रोक लेना या अस्वीकृति कर देना। ये रिजेक्ट शब्द का एक थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड शब्द टर्म्स में इसको कहा गया है, विदहोल्डिंग द बिल, किसी बिल को विदहोल्ड कर लेना, इसका होता है एसेंट। गिव इज एसेंट टू द बिल, विदहेल्ड इज एसेंट टू द बिल। अब किसी बिल को अनुमति देना है, उसकी अनुमति को रोक लेना। तीसरा उसके पास ऑप्शन क्या होता है जब कोई साधारण विधेयक उसके पास आता है? तो पुनर्विचार। किसी भी बिल को जो राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आया विधानसभा के द्वारा पास होके, तो राज्यपाल पहला ऑप्शन स्वीकृति दे दे, दूसरा ऑप्शन अस्वीकृति कर दे, उसको विदहोल्ड कर दे, तीसरा ऑप्शन पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस लौटा दे कि इस बिल के कुछ प्रावधानों से मैं सहमत नहीं हूं या मेरे पास कुछ सुझाव हैं, उन सुझावों के साथ उस बिल को वापस लौटा दे। ऐसी स्थिति के अंदर विधानसभा जब उस बिल के विधानसभा के पास वो बिल जाता है और विधानसभा उस बिल पे पुनर्विचार करती है, रिकंसिडरेशन करती है, ठीक है, और वापस उसी स्वरूप में या कुछ बदलावों के साथ जैसा भी विधानसभा चाहे उस बिल को वापस पास करके भेज देती है, तब राज्यपाल को अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है। तब राज्यपाल अपनी अनुमति को रोक नहीं सकता। इसका मतलब है कि राज्यपाल एक ही बार उस चीज को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बार बार नहीं लौटा सकता। ठीक है, स्वीकृति इसी को बोलते हैं दोस्तों विदहोल्ड। ये तो होते हैं एब्सोल्यूट वीटो कहेंगे इसको हम, और ये कहलाएगा आपका सस्पेंसिव वीटो। आत्यंतिक और निलंबनकारी, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो क्योंकि यहां पे विदहोल्ड करते बिल वहीं खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार हेतु लौटाना है, रिकंसिडरेशन के लिए बिल को दिया गया विधानसभा को या विधानमंडल को, तो विधानमंडल ने पुनर्विचार किया उसके बाद और बदलावों के साथ या बिना बदलाव के जैसा बिल पहले भेजा था वैसा ही वापस भेज दिया पास करके। तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको अनुमति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन था राज्यपाल के पास। फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रपति के विचार हेतु। अगर कोई बिल राष्ट्रपति, उसको लगता है कि राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है वो बिल, ठीक है ना, किन किन मामलों में कर सकता है वो आप आगे देखेंगे हम। तो चार ऑप्शन उसके पास होते हैं। पहला ऑप्शन है स्वीकृति देना, दूसरा अस्वीकृति देना, तीसरा पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना रिकंसिडरेशन के लिए, और चौथा राष्ट्रपति के विचार हेतु। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया कि बिल इस पर मैं डिसीजन नहीं लूंगा, कौन लेगा डिसीजन? राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो ये आपके साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां थी। धन विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियां आती दोस्तों? धन विधेयक के संबंध में स्वीकृति देना, अस्वीकृति या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर देना। धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक जिसमें भी बजट संबंधी जो बिल्स होते हैं, ठीक है, मनी मैटर संबंधी जो बिल्स होते हैं, तो उनसे संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उसके संबंध में राज्यपाल के पास 3 शक्तियां होती हैं। यहां पे हमने देखा राज्यपाल के पास 4 शक्तियां थी, वीटो की पावर। ठीक है, यहां पे धन विधेयक के संबंध में केवल 3 शक्तियां होगी, या तो उस बिल को स्वीकृति दे सकता है, या उस बिल को अस्वीकृत कर सकता है, विदहोल्ड कर सकता है, या राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। दैट मीन्स विच पावर गवर्नर डज नॉट हैव। क्या गवर्नर धन विधेयक को विधानसभा के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है क्या? धन विधेयक के बारे में हम ये चीज देख रहे हैं कि क्या ये शक्ति है धन विधेयक के पास, राज्यपाल के पास धन विधेयक के संदर्भ में? एब्सोल्युटली नॉट। तो वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। सवाल क्या पूछ रहा है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही हमारे सामने क्या आ गया? इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या? इनकरेक्ट। बट हम बाकी के स्टेटमेंट को भी देखेंगे ताकि राज्यपाल पद की और बेहतर समझ हमारे अंदर आ सके। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति हेतु विचार हेतु आरक्षित कर सकता है।
ठीक है ना? क्या राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के बिल को रिजर्व कर सकता है कि इस पे डिसीजन मैं नहीं लूंगा, इस पे डिसीजन कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, तो यस, गवर्नर कैन डू दैट। राज्यपाल ऐसा कर सकता है, वो किसी भी बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। कहां लिखा हुआ है? अंडर आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200 के अंदर ये चीज स्पष्ट लिखी दी हुई है कि जब भी कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो उसकी वीटो पावर्स भी इस पर दी हुई है, और इसके संदर्भ में बात की गई कि राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के लिए जब कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो वो राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित कर सकता है। किस तरह के बिल को वो आरक्षित करेगा राष्ट्रपति के लिए? तब अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा हुआ है, यदि कोई बिल उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला हो, यदि राज्य की विधानसभा, विधानमंडल ऐसा कोई बिल पारित करती है जो राज्य का उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, उसके अधिकार क्षेत्र को कम करता है, उसके जुरिस्डिक्शन के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, तो उस परिस्थिति के अंदर राज्यपाल को अनिवार्य है, इट इज कंपल्सरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। उस बिल को राज्यपाल के लिए अनिवार्य है कि वो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। ठीक है ना? यदि वो बिल राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय महत्व का कोई बिल है, राष्ट्रीय महत्व का कोई भी विधेयक है, ठीक है, तो उसको भी वो आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति के विचार हेतु। या नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध अगर कोई बिल आया है, राज्य के जो डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो राज्य के लिए एक तरह से निर्देश है कि वो इस निर्देशों को ध्यान में रख के कोई कानून बनाए, लेकिन विधानसभा यदि कोई ऐसा कानून बनाती है नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, तो भी राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो वापस स्टेटमेंट में लौटते हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है? जी बिल्कुल, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। ठीक है ना? इज दिस स्टेटमेंट राइट? यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हाउ? अंडर आर्टिकल 213, 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति 123 के अंतर्गत है, 123, राज्यपाल को यही शक्ति अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। किसकी शक्ति है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। ठीक है, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, घोषणा करने की शक्ति राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। ऑर्डिनेंस होता क्या है, किसे अध्यादेश कहते हैं? कोई भी विधायिका जो होती है केंद्र में संसद और राज्य के अंदर राज्य की जो विधानसभा है, कोई भी बिल तब पारित करती है जब उस विधायिका का सत्र चल रहा होता है। ठीक है ना? हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संसद कह दो या विधानसभा कह दो, मुख्यतः 3 सत्र चलते हैं। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इन सत्र के अंदर जब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि उस संसद में या उस विधायिका में बैठते हैं, तो वो बिल पेश किया जाता है वहां पे, वो जो जनप्रतिनिधि उस बिल के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है, डिबेट करते हैं, उसके बाद उस बिल के ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, बिल को पास करना है या नहीं करना उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। लेकिन जो सत्र होते हैं वो निश्चित दिनों में आते हैं। ठीक है, जैसे बजट सत्र मार्च अप्रैल के आसपास आता है, फरवरी से अप्रैल के बीच में। मानसून सत्र आपके जुलाई अगस्त में आएगा, शीतकालीन सत्र आपके दिसंबर नवंबर के आसपास आता है। लेकिन और तब कानून पास होते हैं जब वो सत्र आता है। लेकिन क्या इन 2 सत्रों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है ना, जब संसद या विधायिका नहीं चल रही होती है, आउट ऑफ सेशन होती है, तब क्या किसी कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती? कानून की आवश्यकता तो तब भी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई इमरजेंसी देश में आ जाए, जब कानून की आवश्यकता हो और संसद का सत्र ना चल रहा हो केंद्र में, और राज्य के अंदर विधायिका में राज्य की विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, तब अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है ना? उस अध्यादेश का वही महत्व होता है जो विधानसभा के द्वारा पारित किसी कानून का होता है। ठीक है ना? उस अध्यादेश की वही शक्ति है, उस अध्यादेश द्वारा वही काम किया सकता है, वही उसका अधिकार क्षेत्र होता है जो राज्य की विधानसभा का। अर्थात अध्यादेश राज्य के मामले में केवल राज्य सूची के संदर्भ में पारित किया सकता है या समवर्ती सूची के संबंध में पारित किया सकता है।
ठीक है ना। जो राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है राज्य की विधानसभा का, उसी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अध्यादेश पारित किया जा सकता है जब राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो और ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ जाए अर्जेंसी के अंदर, की जब लगे कि यार सत्र तो अभी थोड़ा दूर है लेकिन अभी कानून बनाना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन वो अध्यादेश मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर ही जारी करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो अध्यादेश जारी करने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, अध्यादेश की टाइम पीरियड कितना होता है, उस अध्यादेश का टाइम पीरियड होता है विधानसभा का जो भी नेक्स्ट सेशन आ रहा है, अगला सत्र आ रहा है, तो उसकी पहली बैठक से 6 सप्ताह तक। विधानसभा का जब सत्र शुरू होता है तो उसकी पहली बैठक से 6 सप्ताह तक, 6 वीक्स तक उस अध्यादेश की समय सीमा होती है, आयु होती है, उम्र होती है। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर उसको उस विधानसभा से पारित करना बड़ा आवश्यक होता है। अगर पारित नहीं करवाया गया तो उसकी जो अध्यादेश की जो उम्र होती है, 6 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाती है और अध्यादेश अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को कानून परिवर्तित नहीं किया गया, विधानसभा की अनुमति नहीं ली गई, तब वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। उससे पहले भी राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस लेने की घोषणा कर सकता है, या विधानसभा के पास भी ऑप्शन है, विधानसभा 6 सप्ताह से पहले ही विधानसभा उस अध्यादेश को समाप्त करने का एक रेजोल्यूशन या प्रस्ताव पारित कर दे, तो भी अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः अध्यादेश के बारे में अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है विधानसभा के एकत्रित होने पर, ठीक है, संवेद होने पर, सेशन शुरू होने पर 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को पारित, कानून परिवर्तित करना आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेश क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वापस प्रश्न में लौटते हुए, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में, यानी कि जब सेशन नहीं चल रहा है, ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया सकता है। जी बिल्कुल किया सकता है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, वापस ये स्टेटमेंट भी सही है, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है। इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर, ये आती है राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 161 161 के तहत राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो क्षमादान, किसी के अपराध को क्षमा कर सकता है, किसी के दंड को क्षमा कर सकता है, सॉरी। तो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार है क्षमादान के। तो क्षमादान की शक्ति वो 5 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली, लघुकरण, दैट मीन्स कम्यूट। ठीक है, सेकंड, परिहार, दैट मीन्स रिमिशन। थर्ड, विराम, रेस्पाइट। एंड फोर्थ, प्रविलंबन, दैट मीन्स रिप्राइव। एंड लास्ट, क्षमा, दैट मीन्स पार्डन। ये 5 प्रकार की शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है, राज्य के अंदर राज्यपाल के पास होती है। ठीक है, जब भी अपराध किया जाता है तो आपके पास अपील करने के चांसेस होते हैं। लोकल सेशंस कोर्ट ने आपको सजा दी है, हाई कोर्ट ने सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद आप अपील कर सकते हो राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास। तो लघुकरण के संबंध में सजा को समझने की कोशिश करते हैं। लघुकरण या कम्यूट का क्या मतलब होता है? किसी अपराध की प्रकृति को, सॉरी दंड की प्रकृति को कठोर से क्या कर देना, हल्का कर देना। दंड की प्रकृति को कम्यूट कर दिया, चेंज कर दिया। प्रकृति को, कठोर जो दंड था उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हल्का कर दिया। अगर कठोर कारावास किसी को 10 साल का मिला हुआ है तो उस कारावास को क्या कर दिया, 10 साल का साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, दंड की अवधि वही है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट दोनों में फर्क आएगा। दंड की प्रकृति की बात हो रही है, जब हम कम्यूट की बात करते हैं, लघुकरण की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है, दंड की प्रकृति कम की जा रही है। ठीक है ना, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला जा रहा है। मान लीजिए 10 साल के कठोर कारावास को 10 साल के साधारण कारावास में बदला जा रहा है। यहाँ पे कारावास की जो अवधि है वो अभी भी 10 साल है, लेकिन पहले कठोर था, अब क्या हो गया, साधारण कारावास हो गया। ठीक है, बिना श्रम का। तो दंड की प्रकृति परिवर्तित हो गई। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया।
ठीक है ना, दंड की प्रकृति यहां भी चेंज हो गई। नेक्स्ट आता है आपके परिहार, रिमिशन। इसके अंतर्गत दंड की अवधि इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, 5 साल की सजा थी, अब उसको कितने साल की कर दिया, 3 साल की कर दिया। तो दंड की अवधि हो गई, रिमिशन हो गया। ठीक है, उसको परिहार कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विराम, रिस्पाइट, विशिष्ट अवस्था के कारण। अवस्था के कारण, दंड की प्रकृति या अवधि, दोनों को ही क्या कर दिया, कम कर दिया गया या परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, विशिष्ट अवस्था कैसे, मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो बुजुर्ग व्यक्ति की जो उम्र है उसको देखते हुए, या कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है उसकी उस विशिष्ट अवस्था को देखते हुए दंड की प्रकृति में या दंड की अवधि दोनों ही परिवर्तन कर दिया। किसी में दो, या तो दोनों में ही या दोनों में से किसी एक में परिवर्तन, या तो प्रकृति बदल दो या अवधि कम कर दो, या दोनों में ही परिवर्तन करना क्या कहलाएगा, विराम कहलाएगा, रिस्पाइट। कि दंड से थोड़ा सा विराम दिया जा रहा है, किस वजह से, विशिष्ट अवस्था के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रविलंबन, रिस्पाइट। यह है निलंबन, अस्थायी निलंबन। दंड का अस्थायी निलंबन, टेम्परेली जो पनिशमेंट थी उसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया कि अभी इस पर डिसीजन नहीं लिया जाए, अभी इस पनिशमेंट को इंप्लीमेंट ना किया जाए जब तक मैं इस पर फाइनल डिसीजन ना ले लूं। ठीक है, राज्यपाल की तरफ से। तो आपके प्रविलंबन, रिप्राइव करना, अस्थायी निलंबन दंड का। लास्ट आपके क्षमा, प्रविलंब, पार्डन, दैट मींस पूरी तरह से सजा मुक्त। ठीक है ना, पूरी तरीके से क्या कर दिया, दंड को माफ कर दिया। ठीक है, अब कोई दंड नहीं है आपका। लेकिन यहां पे राज्यपाल की और राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं दंड की क्षमा करने की, उस समाधान की शक्तियों के बारे में एक चीज जानना जरूरी है। राज्यपाल के पास क्षमा करने का अधिकार तो है, लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार नहीं। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसको कौन क्षमा करेगा, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, और कोई क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है, यह राज्यपाल कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता, यानी कि पूरी तरीके से सजा मुक्त नहीं कर सकता। किसी को मृत्युदंड मिला, राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया, ठीक है इसको छोड़ दो, इसकी सजा मैंने माफ कर दी, वो राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल ज्यादा से ज्यादा मृत्युदंड का परिवर्तन कर सकता है, उसको कम्यूट कर सकता है। ठीक है, सेकंड राज्यपाल के पास शक्ति जो समाधान की है, वो राज्य के जो कानून है उसके संदर्भ में राज्यपाल की इन शक्तियों का प्रयोग होगा, केंद्र के कानून में नहीं होगा। ठीक है ना, राज्य का कोई कानून है उसके संदर्भ में राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, केंद्र के कानून के संबंध में नहीं कर सकता। ठीक है, और थर्ड, कोर्ट मार्शल जो है, सेना के जो कानून होते हैं, सेना जो सजा देती है अपने अधिकारियों को, अपने जो कर्मचारी हैं उनको, सैनिक कानून के तहत कोर्ट मार्शल को कहा जाता है। तो उसके तहत जो सजा दी जाएगी उसको राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट द सुप्रीम कमांडर। कौन है भारतीय सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतीय सेना के तीनों जो अंग है उसके सुप्रीम कमांडर है। तो भारतीय सेना सैनिक जो न्यायालय है, जो कोर्ट मार्शल है, उसके तहत यदि किसी को सजा दी जाती है तो उसको क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को, राज्यपाल को नहीं। चलिए, तो हमारे प्रश्न क्लियर है। चारों स्टेटमेंट में से हमें कहना था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट सही नहीं था, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला, वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, उन्हें संविधान में कोई स्वविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट हमारे सामने है। सबसे पहला स्टेटमेंट, वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति है। दूसरे शुरू करते हैं, वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। ये हमने जब राज्यपाल पद की योग्यताएं देखी थी, अर्हताएं देखी थी, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस देखी थी, तब हमने देखा था आर्टिकल 158 के अंदर जो कंडीशंस है, ठीक है, अनुच्छेद 158 में, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो ना तो संसद या राज्य की विधानसभा के सदस्य हो सकते हैं और ना ही वो किसी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, वह राज्य किसी भी लाभ के पद को धारण सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। यहाँ क्या पूछा, निम्न कथन विचार कीजिए कौन से कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कि वह भारत राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति हैं, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को हम साथ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो है
कुछ संस्थाएं हैं राजस्थान के अंदर, उनके वो अध्यक्ष उनको बना रखा है, उनको माना जाता है, उनको वो पद दिया गया है। कौन कौन से वो संस्थाएं हैं? सबसे पहली अध्यक्ष वो किसके होंगे? राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान। अध्यक्ष समेकित निधि प्रबंध समिति, राजस्थान। राज्य सैनिक बोर्ड अपने आप में समझ में आ रहा है इस लाइन से कि राज्य की जो सैनिक कल्याण के लिए जो बोर्ड बना हुआ है उसके अध्यक्ष हमारे राज्यपाल है। समेकित निधि प्रबंध समिति, ये भी सैनिकों के कल्याण के लिए एक फंड बनाया गया। निधि मतलब फंड, जो सैनिकों के कल्याण के लिए कोई फंड बनाया गया समेकित निधि, उस फंड की जो मैनेजमेंट कमेटी उसके भी वो क्या है? अध्यक्ष है हमारे राज्यपाल राजस्थान के। नेक्स्ट वो अध्यक्ष है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। उदयपुर में सांस्कृतिक केंद्र, उसके वो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अध्यक्ष वो है इंडियन या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, राजस्थान शाखा। रेड क्रॉस सोसाइटी एक एनजीओ है जो ह्यूमैनिटेरियन जो चीजें हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर लोगों की मदद करती है। तो उसके वो भारतीय, उसके राजस्थान की जो ब्रांच है उसके वो अध्यक्ष है, ठीक है। नेक्स्ट आपके संरक्षक स्काउट एंड गाइड, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के जो स्काउट्स होते हैं उनके वो संरक्षक है। नेक्स्ट है आपके कुलाधिपति, यानी कि चांसलर, किसके? राज्य विश्वविद्यालयों के। राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है उसके वो क्या है? कुलाधिपति है, चांसलर है, ठीक है। एक होता है वाइस चांसलर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है उस यूनिवर्सिटी का पूरा, और एक होता है चांसलर जो उसके ऊपर पोस्ट है, वो हमारे राज्यपाल है, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय, राज्य के विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये राज्यपाल को इनका अध्यक्ष, इनका संरक्षक, इनका हेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन पदों के तहत देखते वापस रिपीट कर लेते हैं। अध्यक्ष राजस्थान सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान। अध्यक्ष समेकित निधि प्रबंध समिति राजस्थान। अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। और अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा। संरक्षक स्काउट एंड गाइड राजस्थान। और कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय। तो इन सब के तहत, इन जानकारी के तहत हम वापस प्रश्न पर लौटते हैं। वह राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में दोस्तों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हमने क्या देखा है? कुलाधिपति या कुलपति किसके हैं? वो राज्य के विश्वविद्यालयों के, ना कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति हमारे राष्ट्रपति होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट, वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान शाखा के अध्यक्ष है। जी बिल्कुल, ठीक है, ये चीज हमने देख ली। लास्ट ऑप्शन, उन्हें संविधान में कोई स्वयं की शक्ति प्राप्त है। जी हाँ, हमारे राज्यपाल को राज्य के कई सारी स्वयं की शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 356 के तहत यदि राज्यपाल संतुष्ट हो जाए कि राज्य के अंदर जो प्रशासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो राष्ट्रपति को ये रिकमेंड कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि राज्य के अंदर क्या लगा दिया जाए? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये राज्यपाल की स्वयं की शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ऐसी सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 200 के तहत हमने देखा था किसी भी बिल को वो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। एक मामला तो अनिवार्य था, यदि राज्य में कोई बिल
राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, तो उस मामले में वो अनिवार्य है कि उस बिल को आरक्षित करना है। लेकिन दूसरी बिल है, मान लीजिए वित्तीय निषेध तत्वों के विरुद्ध कोई बिल है, राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है, उससे संबंधित कोई बिल है, तो भी उस बिल को आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 167 के तहत ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, राष्ट्रपति शासन लगवाने की सिफारिश करने की, बिल को विचार के लिए रखने की ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट है आपको 167 के तहत राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी यदि वो मुख्यमंत्री से मांगना चाहे तो वो मांग सकते हैं। ठीक है ना, ये भी राज्यपाल के पास एक स्वविवेकी शक्ति की तरह है। ठीक है, कोई निर्णय यदि किसी मंत्री के द्वारा लिया गया है लेकिन मंत्रिमंडल ने उसके बारे में कोई विचार नहीं किया है, तो ये भी राज्यपाल उस बिल को मंत्रिमंडल के विचार हेतु रख सकते हैं। मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं कि राज्य का प्रशासन कैसे चल रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए, तो ये स्वविवेकी शक्ति है। उसके अलावा सीएम को नियुक्त करने की अस्पष्ट बहुमत, यदि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तब तो उस दल का जो नेता वो दल सजेस्ट करता है उसको राज्यपाल को शपथ दिलानी पड़ती है मुख्यमंत्री की। किंतु यदि किसी विधानसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, हंग असेंबली हो चुकी है, जिसे हम त्रिशंकु विधानसभा कह सकते हैं, ठीक है, त्रिशंकु विधायिका, उस स्थिति के अंदर जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तब राज्यपाल के पास ये स्वविवेकी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति को बुला के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिला सकता है और फिर उसको कह सकता है कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए अपना। ठीक है, तो ये भी राज्यपाल की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये 4 पावर्स आपको समझ में आ गई। वापस पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। उन्हें संविधान में कोई स्वविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है, स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही हुआ या गलत हुआ? गलत हो गया, क्योंकि इतनी सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स उसके पास है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही है? ओनली 3, केवल 3 ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। कोई भी आपकी स्टेटमेंट, मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है कि वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता, सॉरी कर सकता है, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमने आर्टिकल 158 में पढ़ चुके थे इस चीज को। अगर आपको एक स्टेटमेंट भी श्योर हो आप इसे स्टेटमेंट के बारे में, तो भी आप देख लो कि अगर 2 तो आंसर में नहीं हो सकता, तो किस किस में 2 आ रहा है, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, अपने आप ही ये आंसर आ जाता है। ठीक है, आपको राज्यपाल पद की थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए हम चारों स्टेटमेंट को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर 4 बार, 4 टाइम्स। राजस्थान के अंदर 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, कब कब लगा है उसके बारे में देखते हैं। पहली बार लगा आपके दोस्तों 1967 में, फिर आपके 1977 में, फिर 1980 में, और लास्ट बना था आपके 1992 से लेके 1993 तक। ठीक है, 4 बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977, 1980, 1992। ठीक है, वो 192 से 93 रहा था, 1 साल तक रहा था। बाकी इसके बारे में और देखते हैं कि 1967 में, अब इस प्रश्न से और दूसरा प्रश्न क्या निकल के आता है कि ये जो 4 बार हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था, तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? ठीक है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल बिकम्स एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के एक एजेंट की तरह काम करते हैं राज्य के अंदर, ठीक है, प्रशासक की तरह। तो 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तब राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे, 2 राज्यपाल थे उस समय, संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद और हुकम सिंह। ठीक है, अप्रैल से लेकर जून तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तब छोटी सी अवधि के अंदर 2 राज्यपाल आ गए थे, संपूर्णानंद का कार्यकाल उस समय समाप्त हो गया, तो उसके बाद सरदार हुकम सिंह राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। दोनों एक साथ नहीं थे, ठीक है, अलग अलग अवधि के अंदर थे। तो 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, और जितने समय राष्ट्रपति शासन रहा था उस कार्यावधि के अंदर 2 राज्यपाल थे राजस्थान के अंदर, डॉक्टर संपूर्णानंद, दूसरे सरदार हुकम सिंह। जब लगा था राष्ट्रपति शासन तब कौन था? डॉक्टर संपूर्णानंद। जब हटाया गया तब कौन थे? सरदार हुकम सिंह। 77 के अंदर जब लगा था तब भी 2 राज्यपाल थे। पहले थे हमारे वेदपाल त्यागी, कार्यवाहक राज्यपाल थे उस समय के, ठीक है, टेम्पररी थे। और उसके बाद परमानेंट राज्यपाल आए थे रघुकुल तिलक। ठीक है, 2 राज्यपाल थे,
1977 में भी जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब भी राजस्थान में 2 राज्यपाल हुआ करते थे। जब लगाया गया था वेदपाल त्यागी थे उस समय कार्यभार, जब हटाया गया था तब रघुकुल तिलक थे। 1980 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब कौन थे? रघुकुल तिलक। ठीक है ना, रघुकुल तिलक भी 1980 के अंदर राजस्थान के राज्यपाल थे जब राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लगाया गया था। चौथी बार 1992 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब राज्यपाल हुआ करते थे एम चन्ना रेड्डी। ठीक है, और जब हटाया गया था तब थे बलिराम भगत। ओके, राजस्थान में जब 1992 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था एम चन्ना रेड्डी थे, जब हटाया गया था तब बलिराम भगत थे। बलिराम भगत लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। ये सवाल भी आ सकता है कि राजस्थान का कौन सा राज्यपाल किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए, स्पीकर भी रहे हुए, तो वो कौन है दोस्तों? वो बलिराम भगत है। ठीक है, वो स्पीकर रहे हुए थे लोकसभा के। उसके बाद में 1992 के अंदर वो 1993 के अंदर वो राज्यपाल बनाए गए थे राजस्थान के। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, 1967, 77, 1980 और 1992। ठीक है, इन चारों में हमने उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे उसके बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी है उसके बारे में देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है? यानी कि वो पद पे थे, पद से हटाना अलग होता है, स्वेच्छा से त्यागपत्र देना अलग होता है। ठीक है, तो पद से स्वेच्छा से त्यागपत्र कितने राज्यपाल ने दिया है दोस्तों? 2 राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, कौन है वो 2 राज्यपाल? इस पूरे स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है? बलिराम सिंह, मदन लाल खुराना, अंशुमान सिंह, तो मदन लाल खुराना। ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले तो हो गया मदन लाल खुराना और सेकंड हो गया आपके श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है, मदन लाल खुराना ने 2004 के अंदर त्यागपत्र दिया था और प्रतिभा पाटिल ने 2007 में। जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल को राजस्थान के राज्यपाल पद से अपग्रेड करके या उनको दिल्ली बुला लिया गया था कि आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध। ठीक है, वो एक राजस्थान के बेटे थे भैरव सिंह शेखावत, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की बहू कह सकते हो आप इनको। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 के अंदर राजस्थान की राज्यपाल थी। 2007 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, तब इनको राज्यपाल पद से इन्होंने त्यागपत्र दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। 2007 से 12 तक वो भारत की राष्ट्रपति रही, पहली महिला राष्ट्रपति। ओके, तो ये 2 जो व्यक्ति हैं इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, किस राज्यपाल का अपने पद पर रहते हुए निधन हुआ है? राजस्थान के कौन कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ है? तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। धनिकलाल मंडल, नो। सुखदेव प्रसाद, नो। स्वरूप सिंह, नो। दरबारा सिंह, यस। फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं दोस्तों जिनका कार्यकाल के दौरान या पद पर रहते हुए निधन हुआ है। ठीक है, पहले दरबारा सिंह, नाइनटीन 1998 में पद पर रहते हुए निधन हुआ था। सेकंड आपके निर्मल चंद्र जैन, इनका 2003 में अपने पद पर रहते हुए निधन हुआ था। थर्ड है आपके एस के सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, इनका भी पद पर रहते हुए निधन हुआ था 2009 के अंदर। ठीक है, और फोर्थ है आपके श्रीमती प्रभा राव, 2010, इनका भी अपने पद पर रहते हुए निधन हुआ था जब वो राज्यपाल के पद पर सर्व कर रहे थे और उसी कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया। तो 4 राज्यपाल राजस्थान के हैं जिनका राजस्थान के राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हुआ। ओके, इस ऑप्शन में दरबारा सिंह करेक्ट है। एक एडिशनल जानकारी राजस्थान के राज्यपाल के बारे में कि राजस्थान के जो राज्यपाल जितने रहे अब तक उनमें से महिला राज्यपाल कितनी रही हैं। ठीक है, तो 3 महिला राज्यपाल रही दोस्तों। पहली है प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरे हैं आपके प्रभा राव और थर्ड है आपकी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, ये 3 राजस्थान की महिला राज्यपाल है।
ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों के लिए है। तो इस सेशन को यही कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको राज्यपाल के जो पद है उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हुई होगी पहले से, और इसी तरह हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राज्य की विधायिका के बारे में जानेंगे, ठीक है, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण संस्था है, मौका मिला तो उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।